गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास बायो, है ना। इसको हम एकदम बेसिक से जीरो से लेकर के बात करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड्स को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से बताऊं। कोई भी ऐसा सिंगल वर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो आप समझ ना पाए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट और वो है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि जनन है क्या। आपने अगर 11th को थोड़ा सा गौर से देखा है तो आपने विभिन्न प्रकार के तंत्र देखे होंगे। क्या देखे होंगे? विभिन्न प्रकार के तंत्र। जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा, आपने श्वसन तंत्र पढ़ा होगा, है ना, और आपने परिसंचरण जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा। ऐसे बहुत से सिस्टम है जो आपने 11th की फोर्थ जो यूनिट थी, फिफ्थ यूनिट थी, है ना, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। बाय द वे, अगर नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैं ये बता रहा था कि जो जनन तंत्र है यानी कि रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, वो अन्य सिस्टम की तरह ही एक महत्वपूर्ण एक सिस्टम है ना। लेकिन एक चीज और गौर से देखना, ऐसा कभी हुआ है कि व्यक्ति ने पाचन नहीं किया, यानी कि व्यक्ति के पाचन से संबंधित गड़बड़ पैदा हो गई है ना, तो क्या व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी और अल्टीमेटली हो सकता है उसका टिकट कट जाए, है ना। ऐसा कभी हुआ कि हम सांस को रोक लें, यानी कि श्वसन की एक्टिविटी ना करें, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। इसी तरीके से परिसंचरण के बारे में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी सिस्टम हैं, ये करने तो अति आवश्यक है। यदि हमें जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो ये सारे सिस्टम आवश्यक है। लेकिन ऐसा कभी कोई सुना है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनन नहीं किया और वो मर गया? नहीं, बट फिर भी ये आवश्यक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनन जो है जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, है ना, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। अर्थात कि अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को डेवलप करना, है ना, अ डेवलप ऑफ सिमिलर ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि सजीवों द्वारा अपने जैसी हूबहू संतति को पैदा करना क्या कहलाता है? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आई बात? अब देखें, जनन जो है ये दो प्रकार से होता है। जीव के विकास के आधार पर, यानी कि कोई जीव पूर्ण विकसित है या अविकसित है ना, तो उसके आधार पर ऑल ओवर बात करें, जो रिप्रोडक्शन है या जनन है वो कंप्लीटली दो प्रकार से होता है। एक होता है अपने अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है अपने लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। यानी कि एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के जनन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो हम अब वन बाय वन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, लैंगिक जो जनन है उसमें मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट शर्तें होती है, आवश्यक कंडीशन होती है, वो पहली होती है कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव होना बहुत जरूरी है। क्या चाहिए भाई? टू बॉडीज। इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है? इसमें रिक्वायरमेंट रहती है टू बॉडी, यानी कि दो शरीर चाहिए, इसमें दो अलग अलग प्राणी चाहिए, है ना। तो दो प्राणी कौन कौन से होते हैं? तो इसी के अंदर मैं बता रहा हूं, इसी पॉइंट के अंदर, कि जो फर्स्ट होता है उसको कहते हैं अपन नर, और जो दूसरा होता है उसको अपन कहते हैं मादा। देखिए, नर और मादा, आपको पता होगा ये नर का सिंबल होता है जीरो करके तीर का निशान,
है ना, और ये होता है मादा का। यानी कि अब हम आगे कभी भी नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम इसको इस रूप से बताएंगे। बात समझ में आ रही है क्या कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो अलग अलग शरीर यानी कि सजीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक होता है नर यानी कि मेल और दूसरा होता है मादा यानी कि फीमेल। ठीक है, अब एक चीज और यहां बताना चाहूंगा क्या कि इन जननांगों के आधार पर यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करने के है ना आधार पर जीव दो प्रकार से होते हैं। बेसिक चीजें हैं उसको मैं यहां एक बार बता रहा हूं। देखिए, एक जीव होता है उसको बोलते हैं एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है आपके द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब देखिए एक लिंगी किसे कहते हैं कि ऐसा सजीव है ना या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बोथ में से एनी वन ऑर्गन को कैरी करे, अर्थात नर या मादा। नर या मादा जो जननांग है, नर या मादा जो जननांग यानी कि मेल और फीमेल जो गोनोड्स है, सेक्सुअल ऑर्गन है, उनमें से कोई एक को धारण करे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी कहते हैं। समझ में आई बात? रिपीट कर रहा हूं, वह प्राणी या वह सजीव जो नर या मादा जननांग अर्थात मेल एंड फीमेल बोथ में से कोई एक सेक्स ऑर्गन को कैरी करे, उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। ठीक है, जो मनुष्य है, जंतु है, वो सारे इसमें आते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। ये कौन सा है अभी? इसको कहते हैं आपके बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि द्विलिंगी। तो इसमें ध्यान रखना बेटा कि इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कोई जो सजीव जो प्राणी है वो दोनों ऑर्गन यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो सेक्स ऑर्गन है, इट मींस नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही शरीर में हो, एक ही बॉडी में हो, तो उसको क्या कहेंगे? द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल। इसमें बहुत अच्छा और इजी एग्जांपल है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। और पौधों में बात करें, काफी ऐसे पौधे हैं जैसे मटर यानी कि पी प्लांट, तो वो सारे बाइसेक्सुअल में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं रिपीट कर देता हूं कि हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, महत्वपूर्ण जो स्टेप है, वो क्या है कि इसमें टू बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि दो अलग अलग सजीवों की जरूरत होती है, जिनमें एक को कहते हैं मेल और अनदर वन को कहते हैं फीमेल। यानी कि एक को कहते हैं नर और दूसरे को कहते हैं मादा। समझ में आया? ये नर का सिंबल होता है और ये हम मादा के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। और इसी के साथ में मैंने थोड़ा अलग से आपको बताया है बेसिक के रूप में कि जननांगों के आधार पर अकॉर्डिंग टू सेक्स ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप, यानी कि जननांगों के आधार पर जो सजीव हैं वो दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल और दूसरा है द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, है ना। तो जो एक लिंगी है किसे कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। कि कोई जीवित प्राणी है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नर या मादा जननांग यानी कि एनी वन ऑफ ऑर्गन लाइक मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी प्राणी। इसी तरीके से कोई सजीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ही दोनों जननांग, देखिए मैं यहां हिंदी में और लिख देता हूं कि दोनों जननांगों को धारण करे। ऐसे सजीव जो दोनों जननांगों को धारण करे, है ना, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन अ सिंगल बॉडी इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दूसरी कंडीशन। तो देखिए, पहली कंडीशन उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा मैं आपको बार बार
विश्वास दिला रहा हूं, हर एक बिंदु, हर एक शब्द को एकदम इत्मीनान से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर हमने चर्चा कर ली, सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन। तो अब बात आती है कि ये अर्धसूत्री विभाजन क्या है। चूंकि हमने 10th और 11th को अच्छे से नहीं देखा हुआ है ना, कोई नहीं, अब हम इस अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आपका इसमें मैं टाइम लूंगा। देखिए वो मैं यहां बता रहा हूं कि जो अर्धसूत्री विभाजन है, तो उसको बताने से पहले मैं चर्चा करूंगा कोशिका विभाजन, तो आपको आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। यानी कि अब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन को और डिटेल से, यानी कि हम बात कर रहे हैं कोशिका विभाजन को। कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन यानी कि जो सेल डिवीजन है किसे कहते हैं, है ना, सेल्स का टूट जाना। मान लीजिए कोई एक सेल यानी कि कोई एक कोशिका है, वो टूट करके आगे से आगे लगातार बढ़ती जा रही है, एक से हो गई 2, फिर 2 से 4, है ना। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। तो जो कोशिका विभाजन है ना, तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, ये देखिए हमारे पूरे लाइफ के दौरान ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि हम बात करेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। तो देखो पहले हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन। देखिए इसमें क्या होगा, एनी parent cell have divided in 2 daughter cell, यानी कि कोई एक जनक कोशिका, क्या कहते हैं भाई, कोई एक जो जनक कोशिका है, जनक कोशिका, वो पुत्री कोशिका में किसमें बदल जाता है भाई, पुत्री कोशिका में, यानी कि डॉटर सेल में चेंज हो जाती है, यानी कि डिवाइडेड हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, समसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, तो समसूत्री विभाजन का मतलब है कोई एक जनक कोशिका यानी कि एनी वन डिप्लॉयड सेल। कौन से भाई, एनी डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित कोशिका। अब बात आती है कि सर ये द्विगुणित क्या बला है, तो इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके ऊपर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं। देखिए मैं आपको फिर बार बार विश्वास दिला रहा हूं कि हर एक बिंदु को मैं मेरी तरफ से एकदम डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो देखिए अब यहां बात आती है कि सर ये द्विगुणित क्या चीज है, द्विगुणित जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉयड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n करके। देखिए इन शब्दों से आपका बार बार पाला पड़ेगा, है ना, यानी कि ये जो टर्म्स है ना, ये आपके पूरे सिलेबस में बार बार आएगी। तो बेटा एक बार में ही टाइम लगेगा, बट एक बार में ही हम इसको पूरा अच्छे से देख लेंगे, है ना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। चलो तो देखिए द्विगुणित या डिप्लॉयड का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव प्राणी के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने गुणसूत्र होते हैं, उतने के उतने अगर कोई कोशिका कैरी कर रही है ना, धारण कर रही है, तो उसको डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित कोशिका कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए मैं मनुष्य की बात करता हूं, तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो एक कोशिका है ना, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, उसमें होते हैं 46। तो 46 गुणसूत्र अगर किसी भी कोशिका में है ना, तो उस कोशिका को द्विगुणित कोशिका कहते हैं। If each and every cell carry 46 chromosome,
इट्स कॉल्ड डिप्लॉयड सेल। एक चीज और ध्यान रखना, इनको मैं आपको समझाने के लिए एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको कायिक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कायिक कोशिका। इसको और क्या कहते हैं? कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। तो इसको भी जहन में रखिएगा कि जो भी डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित कोशिका है, तो उन द्विगुणित कोशिका को हम आपके सोमैटिक यानी कि कायिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जितने गुणसूत्र होते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने हैं इंडिविजुअल के अंदर, वो अगर कोई कोशिका धारण कर रही है तो उसे द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड सेल कहते हैं और उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसी के क्रम में कंटिन्यू, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित कोशिका। इसी क्रम में मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहूंगा, उसको कहते हैं अगुणित कोशिका। क्या कहते हैं भाई? अगुणित कोशिका। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल्स। अब ये हैप्लॉइड सेल क्या होती है? तो देखिए, जो भी डिप्लॉयड सेल है यानी कि द्विगुणित जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर विशेष विभाजन होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की हम बात कर रहे थे, तो 46 क्रोमोसोम की जगह पर ऐसी कोशिका जिसमें 23 क्रोमोसोम हो, तो दिस सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। यानी कि आधे गुणसूत्रों वाली यदि कोई कोशिका है तो उस कोशिका को अगुणित कोशिका या हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और हां, ध्यान रखना, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डिप्लॉयड को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने? 2n से, और इसको आपके n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये द्विगुणित, अगुणित यानी कि डिप्लॉयड, हैप्लॉइड नामक जो संरचनाएं हैं, जो टॉपिक्स हैं, आपको समझ में आया होगा। तो अब हम वापस अपने इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में हम पहुंच गए थे कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में हमने देखा था कि ये दो प्रकार से होती है, आपके समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए, अब उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या चीज? कि ऐसा विभाजन जिसमें कोई डिप्लॉयड सेल आगे डिप्लॉयड सेल में चेंज हो जाए, है ना। तो देखिए, जो डॉटर सेल्स बनती है ये अगेन क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अब देखिए, अब इसको एकदम ट्रिक से आपको समझा रहा हूं। क्या चीज है? देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? समसूत्री विभाजन, है ना। और हमारा मूल मंत्र क्या है? शब्दों को तोड़ करके पढ़ना, है ना। तो देखो, शब्दों को तोड़ दीजिए, सम को अलग कर दीजिए और सूत्री को अलग कर दीजिए। तो देखिए, सम का मतलब हो गया हमारा समान यानी कि इक्वल, और यहां सूत्री का मीनिंग होता है बेटा गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। इट मींस डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाओं में जनक के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है, या यूं कहूं, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इक्वल बोथ पेरेंट्स एंड डॉटर सेल। क्लियर? समझ में आई बात? क्या कि समसूत्री यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन में इंडिविजुअल जो सेल है वो इक्वल क्रोमोसोम वाली 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। क्लियर? चलो, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी आप ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। क्लियर? कोशिका विभाजन को हमने बड़े अच्छे से देखा है कि 2 टाइप से होता है, समसूत्री यानी कि माइटोटिक, अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस। ठीक है, समसूत्री को हमने देखा था कि इसमें जो पेरेंट सेल है यानी कि जनक जो कोशिका है वो डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होती है, और प्रत्येक एक कोशिका यानी कि ईच एंड एवरी सेल, हर एक कोशिका 2 कोशिकाओं में, 2 पुत्री कोशिकाओं में यानी कि 2 डॉटर सेल में प्रोड्यूस होती है। एक चीज,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मान लो ये 46 क्रोमोसोम वाली है, गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो जो डॉटर सेल होगी उनके अंदर भी 46 एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं। अर्थात नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल बोथ पेरेंट्स एंड डॉटर सेल। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन। अर्थात समसूत्री विभाजन में जनक कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो हमेशा समान होती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, ये बेटा हमारे जीवन पर, यानी कि पूरे जीवन के दौरान ये विभाजन चलता रहता है। देखिए कभी ना कभी हमारे लगी होगी, चोट लगी होगी, है ना, तो वो चोट फील यानी कि ठीक भी हो गई, तो वो कोशिका विभाजन जो हुआ वो कौन सा हुआ? हमारा समसूत्री विभाजन। और इसी विभाजन की वजह से हमारा विकास होता है। देखिए हम जब पैदा हुए तब छोटे से थे, गोदी वाले थे, है ना, धीरे धीरे हम आज इतने बड़े हो जाते हैं। तो हमारे पूरे जीवन के दौरान, है ना, कंप्लीट लाइफ ड्यूरेशन के दौरान जो विभाजन होता है उस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री जो विभाजन है, यानी कि माइटोटिक जो सेल डिवीजन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे? एक चीज दिमाग में सेट कर लो, अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल ओनली फॉर जब जनन का समय आएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन का जब टाइम आता है, जनन के समय जो होने वाला विभाजन है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये एक चीज तो दिमाग में सेट कर लें। अब हम वही हमारा जो मूल मंत्र है कि शब्दों को तोड़ करके पढ़ना, तो तोड़ करके पढ़ लेते हैं। कैसे? अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्ध प्लस सूत्री। अर्ध का मतलब क्या होता है बेटा? अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ। और सूत्री अभी हमने देखा था गुणसूत्र, तो एक परिभाषा निकल करके आ गई सामने। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए? आधी या आधे हाफ हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। कैसे? देखिए इधर, मान लीजिए ये कोई द्विगुणित कोशिका है, यानी कि एनी कोई डिप्लॉयड सेल है। क्लियर? ये डिप्लॉयड सेल आगे 4 डॉटर सेल में प्रोड्यूस हो जाती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए समसूत्री यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन में एक सेल से कितनी सेल बनी थी? 2। बट मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जो पेरेंट्स यानी कि जनक कोशिका जो है वो 4 पुत्री कोशिका बनाती है ना। और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अगुणित। क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाएं। अब इनका बहुत सारे नाम है, इन्हीं को आप गैमेट्स भी कह सकते हो। क्या कहते हैं? गैमेट्स भी कह सकते हो। इनको आप जनन या आप जनन कोशिका भी कह सकते हो। ठीक है, और इन सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, यानी कि हैप्लॉइड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात स्मॉल एन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार पुनः बता रहा हूं, अर्धसूत्री विभाजन में कोई एक जनन कोशिका, कोई एक जनक कोशिका यानी कि एनी पेरेंटल सेल ऑफ डिप्लॉयड, यानी कि जो भी द्विगुणित जो कोशिका है, कौन सी? जो द्विगुणित सेल है, ये क्या बनाती है? अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। और वो भी कितनी? 4। यानी कि एक से कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मान लो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है ना, तो जो कोशिकाएं बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आपके आधी हो जाएगी। जो अभी हमने देखा था ना कि भी अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा या आधी, जो भी आपको समझ में आए, है ना। तो ये जो सेल्स बनती है इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात 23 जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो देखो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। तो हम बात कर रहे थे, वापस हम टॉपिक पर आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की है। एक कि 2 जीव इसमें जरूरत होती है, दूसरा
अर्धसूत्री विभाजन। तो उम्मीद करता हूं अर्धसूत्री विभाजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज और याद आई है कि जो अगुणित कोशिकाएं हैं इन्हीं को युग्मक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इनको युग्मक भी बोलते हैं, जिसको मैंने यहां अंग्रेजी में लिख दिया है गैमेट, है ना। चलो, तो अब हम वापस हमारे इस टॉपिक पर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था, लैंगिक विभाजन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की मूलभूत जो शर्तें हैं जो हम चर्चा कर रहे थे, 2 जीव यानी कि 2 बॉडी रिक्वायरमेंट, दूसरा आपके मियोसिस सेल डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है? युग्मक। तो एक थर्ड और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है युग्मक संलयन। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, यानी कि युग्मकों का मिलना, है ना। तो देखियो, मान लीजिए नर युग्मक बना, मादा युग्मक बना, कैसे बना? अर्धसूत्री अर्थात मियोसिस से। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, है ना, उस कंडीशन को कहते हैं युग्मक संलयन। और हाँ, इसी को कहते हैं अपने सिनगेमी। क्या कहते हैं? सिनगेमी। अ सिनगेमी इज एन इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। सिनगेमी का बहुत बड़ा रोल रहता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज सिनगेमी? हिंदी में कहते हैं युग्मक संलयन। तो देखो, इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लीजिए शुक्राणु कौन है? नर का युग्मक, इसको शुक्राणु कहते हैं। और दूसरा है अंडाणु यानी कि मादा का युग्मक। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं युग्मक संलयन। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा के ऊपर। ऐसा जनन जिसमें 2 जीव भाग ले और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मकों का निर्माण हो और उनमें युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती हो, तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।